दोस्तों नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने वेबर के आइडियल टाइप की चर्चा की थी और यह बताने का प्रयास किया था कि आदर्श प्रारूप किस तरह से एक मेथोडोलॉजिकल टूल के रूप में सामाजिक परिघटनाओं का अध्ययन करने में उपयुक्त होता है। इसके बहुत सारे पक्षों को हमने जानने का प्रयास किया था। आज हम मैक्स वेबर के एक बहुत महत्वपूर्ण आदर्श प्रारूप का उल्लेख करेंगे और ये उसके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार उस आइडियल टाइप को वर्तमान की सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्स वेबर का प्रशासन तंत्र का अध्ययन प्रशासन तंत्र के माध्यम से औपचारिक संगठनों को और औपचारिक संगठन के एक उदाहरण के रूप में प्रशासन तंत्र को समझने का एक प्रयास है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि प्रशासन तंत्र होता क्या है। अगर बहुत सरल तरीके से मैक्स वेबर के बहुत सारे संदर्भ जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में दिए हैं, अगर उसको आधार बना करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा संगठन जो बहुत अधिक औपचारिक है, हाईली फॉर्मलाइज्ड है, जिसमें अवैयक्तिकता है, इम्पर्सनैलिटी है, जो अत्यधिक व्यवस्थित तरीके से ऑपरेट करता है, जिसके अंदर एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म फंक्शनिंग के संदर्भ में देखा जाता है। यह कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर को, एक श्रम के जटिल विभाजन को दर्शाता है और इसमें कहीं कोई स्थायित्व के अवयव पाए जाते हैं। एक इस तरह की जो एंटरप्राइज है, एक इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह ऑर्गेनाइजेशन प्रशासन तंत्र कहलाता है। और यही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की भी विशेषताएं हैं औपचारिक संगठन की। औपचारिक संगठन को अगर हम मोटे मोटे रूप में लें तो हम ये कह सकते हैं कि यह आधुनिकता की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हमारे सामने उभर करके आता है। और मैक्स वेबर ये बताने का प्रयास करते हैं कि आधुनिकता को बिना औपचारिक संगठनों की संरचना को समझे बिना कंसेप्चुलाइज नहीं किया जा सकता। यह इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। और उस औपचारिक संगठन को मैक्स वेबर मॉडर्न कैपिटलिज्म के साथ जोड़ते हैं, आधुनिक पूंजीवाद के साथ जोड़ते हैं। हालांकि उनका ये मानना है कि प्रशासन तंत्र आधुनिक पूंजीवाद से पहले यानी मॉडर्निटी से पहले भी कई जगहों पर पाया जाता था। और अगर मोटे मोटे रूप में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मनी इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करती है, जिस तरह से मुद्रा पर केंद्रित अर्थव्यवस्था उभर करके आती है, वह प्रशासन तंत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाती है। हम ये कह सकते हैं कि इट मनी इकोनॉमी इज ए प्री सपोजिशन फॉर ब्यूरोक्रेसी। और मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के अनेक एलिमेंट्स को देखने का प्रयास किया है। इजिप्ट के अंदर, लेट रोमन सोसाइटी के अंदर, रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर, चाइना के अंदर, मॉडर्न यूरोपियन स्टेट के अंदर, मॉडर्न कैपिटलिस्टिक एंटरप्राइजेस के अंदर। इसका मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा धीरे धीरे शेप लेती चली जाती है। और ये जितने भी अवयव हैं, ये जितने भी उदाहरण हैं, इन उदाहरणों के अंदर प्रशासन तंत्र किसी ना किसी रूप में पाया जाता है। ये जरूर कहा जा सकता है कि जहां पहले प्रशासन तंत्र प्रीमॉर्डियल था, वह वंशानुगतता के ऊपर आधारित था, वह वंशानुगतता से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरी तरह से एक फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर के रूप में उभर करके हमारे सामने आ जाता है।
एक दूसरा फैक्टर हम ये भी देखने की कोशिश करें, जब हम आधुनिक सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हैं तो उन आधुनिक सामाजिक व्यवस्थाओं में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसके अंदर अनेक तरह की विविधताएं, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जटिलताएं देखने को मिलती हैं। एक समाज की विशेषताओं को दूसरे समाज की विशेषताओं से बहुत पृथक रूप में देखा जा सकता है। तो क्या ये सवाल उठाया जाए कि प्रशासन तंत्र भी, या प्रशासन तंत्र के स्वरूप जो हमें विभिन्न राष्ट्र राज्यों के अंदर, विभिन्न देशों में, प्राइवेट बिजनेस के अंदर और दूसरे एंटरप्राइजेस में देखने को मिलते हैं, क्या उसके आधार पर सांस्कृतिक विविधता को समझा जा सकता है? ऐसा लगता है कि प्रशासन तंत्र को सांस्कृतिक विविधताओं के एक प्रतिनिधि के रूप में देखने की जरूरत है। और अगर ऐसा संभव है तो प्रशासन तंत्र की अवधारणा मैक्स वेबर के लिए सांस्कृतिक परिवेश को समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार भी बन सकती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखें इन सभी सामाजिक व्यवस्थाओं में कि जिस तार्किकता को मैक्स वेबर ने एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जोड़ने की कोशिश की है प्रशासन तंत्र के साथ और अन्य अनेक सामाजिक क्रियाओं के संदर्भ में, तो क्या तार्किकताओं के जो विभिन्न स्वरूप हैं उनके मध्य प्रशासन तंत्र संघर्ष के क्षेत्र के रूप में हमारे सामने उभर करके आता है? कैन ब्यूरोक्रेसी बी कंसिडर्ड एज ए साइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट when we elaborate or examine different forms of formality, different forms of rationality? It is a very important dimension कि हम क्या प्रशासन तंत्र के माध्यम से संघर्ष के क्षेत्रों को भी इवेल्युएट कर सकते हैं, संघर्ष के क्षेत्रों को समझ सकते हैं, और क्या सांस्कृतिक विविधताओं के प्रतिनिधि के रूप में हम इस अवधारणा को जानने का प्रयास कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जिसकी चर्चा हम लोग आगे जाकर के जब सामाजिक स्तरीकरण की बात करेंगे तब करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने आयरन केस के रूप में देखने का प्रयास किया है कि आयरन केस की अवधारणा को उन्होंने जोड़ा है ब्यूरोक्रेसी के साथ में। आयरन केस बहुत सारे पक्षों को हमारे सामने दर्शाता है। एक तरह का कंट्रोलिंग एलिमेंट है, हायरार्की के संदर्भों के अंदर हमको यह समझने की कोशिश करता है। ये सर्विलांस के बहुत सारे महत्वपूर्ण पक्षों को हमारे सामने लाने की कोशिश करता है। यह ट्रांसपेरेंसी को हमारे सामने लाने की कोशिश करता है, और एक डिस्टिंक्टिव कंपोनेंट के रूप में वह समाज व्यवस्थाओं के अनेक पक्षों से अलग हो जाता है। ये वो डायमेंशंस हैं जिन डायमेंशंस को हम आयरन केस के अंतर्गत देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आयरन केस की इस अवधारणा को हम अपने अगले लेक्चर में सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर लेने की कोशिश करें कि जो मैक्स वेबर कह रहे थे ज्वैक रैशनल एक्शन के बारे में, इसका मतलब यह है कि ज्वैक रैशनल एक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है प्रशासन तंत्र की विशेषता के संदर्भ में। प्रशासन तंत्र की अवधारणा आज आधुनिकता के साथ जब जुड़ती है, मॉडर्न कैपिटलिज्म के साथ जुड़ती है, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है कि हमको ब्यूरोक्रेसी में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, वो रैशनल लीगल डायमेंशंस में, ज्वैक रैशनल डायमेंशंस में अपनी सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। लेकिन एक चीज बहुत साफ साफ नजर आती है कि यह जो ज्वैक रैशनल एक्शन है, यानी जो रैशनल लीगल एस्पेक्ट है ब्यूरोक्रेसी का, ये कल्चर सिस्टम ऑफ डोमिनेशन को भी हमारे सामने बताता है। जो प्रभुत्व का सांस्कृतिक व्यवस्था वाला पक्ष है वह भी हमारे सामने उभर करके आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में हमारे सामने उभरती है, और यह कल्चर सिस्टम ऑफ डोमिनेशन, प्रभुत्व की सांस्कृतिक व्यवस्था के एक तत्व के रूप में उपस्थित हो जाती है, और हमें कई जगहों पर डायरेक्शन देती है, हमें कई जगह पर कमांड देती है।
मैक्स वेबर इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं जो कि जर्मन टर्म है, और उसको हम HERRSCHAFT, हैरिस, HERRSCHAFT, इसको सामने लाते हैं। और ये मान करके चला जाना चाहिए कि मैक्स वेबर की ये जो थियरी है, उस मैक्स वेबर की थियरी का ये सेंट्रल कंपोनेंट है, ये उसका केंद्रीय अवयव है। इस केंद्रीय अवयव का माने क्या है? एक ऐसी संभावना जो कि कमांड के साथ जुड़ती है, जो कि निर्देशों के साथ जुड़ती है, वह निर्देश स्पेसिफिक कंटेंट के साथ में एक विशिष्ट प्रकार की अंतर वस्तु के रूप में हमको दिए जाते हैं। और ये विशेष प्रकार की अंतर वस्तु के रूप में दी जाने वाली कमांड प्रेरित या बाध्य करती है कि हम इसका पालन करें, यानी ओबे सिस्टम, आज्ञा पालन। ये आज्ञा पालन को इसके साथ में जोड़ देती है, और यह आज्ञा पालन एक समूह के द्वारा किया जाता है, व्यक्तियों का वह समूह जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी प्रशासन तंत्र को इस रूप में समझिएगा, हैरिस शेफ्ट के संदर्भ के साथ में, कि इसके अंदर कमांड की वो संभावनाएं होती हैं, और वो कमांड की संभावनाएं अपनी विशिष्ट प्रकृति के साथ उभर करके आती हैं, जिनका पालन किया जाता है, जिन्हें आज्ञा माना जाता है व्यक्तियों के उस समूह के द्वारा जिसके लिए ये बनाई गई है। और इसलिए प्रशासन तंत्र के अंदर अथॉरिटी स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अथॉरिटी एक ऐसा संबंध है, अगर हम इसको परिभाषित करें तो ये कहा जा सकता है कि अथॉरिटी एक ऐसे संबंध की प्रणाली है जिस संबंध की प्रणाली को लेजिटिमेट रूल के द्वारा, वैधानिक नियमों के द्वारा संचालित करने का प्रयास किया जाता है। हमने पिछली बार जब बात कर रहे थे प्रशासन तंत्र की, और प्रशासन तंत्र से पहले हमने बात की थी सामाजिक क्रिया इत्यादि के बारे में, तो हमने ये भी बताया था कि जो तार्किकीकरण की प्रक्रिया है, वह तार्किकीकरण की प्रक्रिया एक सामाजिक व्यवस्था को न केवल परिवर्तन के संदर्भ में एनकरेज करती है, बल्कि उसको एक नियंत्रण के रूप में भी एनकरेज करने की कोशिश करती है। और ये जो रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया है, इस रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व था तार्किकता, रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी के थ्रू ये ऑपरेट करती है, तार्किकता के माध्यम से ये ऑपरेट करती है। और तार्किकता को मैक्स वेबर के अगर हम समूचे चिंतन के अंदर देखने की कोशिश करें तो वह 4 प्रकार की थी, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके थे। एक तो फॉर्मल रैशनैलिटी, यानी औपचारिक किस्म की तार्किकता। एक सब्सटेंटिव रैशनैलिटी, एक बहुत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण तरीके की तार्किकता। एक प्रैक्टिकल रैशनैलिटी, व्यावहारिक किस्म की तार्किकता। और एक सैद्धांतिक किस्म की तार्किकता, थ्योरेटिकल रैशनैलिटी। तो थ्योरेटिकल रैशनैलिटी, प्रैक्टिकल रैशनैलिटी, सब्सटेंटिव रैशनैलिटी और फॉर्मल रैशनैलिटी, इनके संदर्भ में प्रशासन तंत्र का अध्ययन करने की जरूरत आती है। और ये कहा जा सकता है कि इन चारों प्रणालियों को अगर हम लेते हैं, 4 प्रकार की हम रैशनैलिटी को लेते हैं, तो सबसे ज्यादा जो रैशनल है, जो फॉर्मल रैशनल फॉर्म है, वह ब्यूरोक्रेसी है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रैशनल फॉर्म ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर ने एक जो पुस्तक हमने चर्चा की, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर उन सारे पक्षों को लिया है जो प्रशासन तंत्र के साथ जुड़ते हैं, और प्रशासन तंत्र को वो राजनीति के साथ जोड़ देते हैं, जैसे डोमिनेशन, प्रभुत्व, लेजिटिमेसी, वैधता, ब्यूरोक्रेसी, प्रशासन तंत्र, पैट्रिमोनियलिज्म, जिसमें वंशानुगतता के आधार पर प्रशासन तंत्र की रचना होती थी, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, करिश्मा, करिश्मेटिक लीडरशिप के जो पार्ट थे वो, और हायरार्की, संस्तरण। ये सारे पक्ष हैं। इन सारे पक्षों को न केवल हम राजनीति के साथ जोड़ सकते हैं, बल्कि हम प्रशासन तंत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ में भी इसको जोड़ सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जब प्रशासन तंत्र सक्रिय होता है तो प्रशासन तंत्र के माध्यम से लीगल नॉर्म्स
को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो वैधानिक किस्म के प्रतिमान हैं, उन वैधानिक किस्म के प्रतिमानों को हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो वैधानिक किस्म के प्रतिमान हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, या वैधानिक किस्म के प्रतिमान जो प्रशासन तंत्र के अंदर जाते हैं, वो या तो एग्रीमेंट के आधार पर होते हैं, सब लोग उसको समझदारी के साथ अपनी एक जो उनको कहें कि उसके साथ में समन्वय स्थापित करके उसको स्वीकार करके उनको अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, या वो हमारे ऊपर इम्पोजिशन हो जाता है, हमारे ऊपर वो लाद दिए जाते हैं। लेकिन वो चाहे एग्रीमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो इम्पोजिशन के माध्यम से हो, वो इंटेंशनली एस्टेब्लिश्ड होते हैं, इरादतन हमारे लिए वह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्रशासन तंत्र के साथ में लीगल नॉर्म्स को भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखे जाने की जरूरत है। एक बात और कही जाती है जिस पर कि हमको चर्चा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि प्रशासन तंत्र के अंदर अनेक सारी इकाइयां होती हैं, बहुत सी यूनिट्स होती हैं। वो जो यूनिट्स हैं, वो जो बहुत सारी सेक्शंस हैं, वो सारी सेक्शंस क्या करते हैं, वो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं, उस सत्ता को वो लागू करते हैं, सत्ता को इस्तेमाल करते हैं। तो जो यूनिट है जो एक्सरसाइज कर रही है किसको, अथॉरिटी को, और वो जो यूनिट है ऑर्गेनाइज्ड किस्म की है। तो ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स विच आर एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, दे आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसका मतलब प्रशासन तंत्र के अंदर हम अनेक तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स की चर्चा कर सकते हैं। इस पूरी पृष्ठभूमि के साथ हम प्रशासन तंत्र की जो आइडियल टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आदर्श प्रारूपीय विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा कर सकते हैं। एक तो ये कि प्रशासन तंत्र आधुनिक समाज के अंदर, विशेष रूप से मॉडर्न कैपिटलिस्टिक एरा के अंदर, ये एक कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सतत रूप से लगातार चलने वाला संगठन है, जिस संगठन के अंदर अनेक ऑफिशियल्स, अनेक अधिकारी अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, और वो जो उनकी अपनी भूमिकाएं हैं वो फॉर्मल नेचर के रूल्स के द्वारा, औपचारिक किस्म के नियमों के द्वारा कंट्रोल होती हैं, संचालित होती हैं। यानी ए कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिशियल्स who are functioning by on the basis of the rules of formal nature, ये एक विशेषता है। दूसरा ये कि प्रशासन तंत्र अपने आप में एक ऐसा स्पेसिफाइड स्फीयर है, अपने आप में एक ऐसा विशिष्ट प्रकार का क्षेत्र है जिसके अंदर कॉम्पिटेंस पाई जाती है। यानी प्रशासन तंत्र को हम बिना कॉम्पिटेंस के, बिना दक्षता के परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह दक्षता अनेक स्पेसिफाइड स्फीयर्स के अंदर है। जैसे एजुकेशन सिस्टम का अपना एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा, फाइनेंस का अपना एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का अपना एक होगा, हेल्थ का अपना एक होगा। कई तरह के जो हमारे सामने हमको डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, उन डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, और वह ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एक स्पेसिफाइड स्फीयर के रूप में देखा जा सकता है। वो जो ऑफिसेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी प्रशासन तंत्र के अंदर जो पदानुषंग हैं, जो अनेक प्रकार के ऑफिस हैं, वो ऑफिस प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की पर काम करते हैं। वहां पर संस्तरण का सिद्धांत होता है। संस्तरण के सिद्धांत का मतलब यह है कि जो सीनियर मोस्ट है वह सीनियर मोस्ट डायरेक्शन देता है, वह सीनियर मोस्ट निर्देश देता है, और उन निर्देशों के आधार पर, उस कार्य प्रणाली के आधार पर जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, वह सबऑर्डिनेट्स अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। लेकिन उसका डायरेक्शन या उसकी कमांड और जूनियर के द्वारा की जाने वाली भूमिकाएं, ये सब फॉर्मल रूल्स के द्वारा संचालित होती हैं, फॉर्मल रूल्स के द्वारा नियंत्रित होती हैं, और इसलिए इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी पाई जाती है, इसके अंदर गोपनीयता पाई जाती है, और जितने भी जूनियर और सीनियर अधिकारी हैं वो इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन तंत्र एक अनुशासन केंद्रित संगठन होता है, औपचारिक किस्म का, जिसमें हम किसी भी प्रकार के एक्ट को
जो फॉर्मल रूल्स के अंगेस्ट में है, उस फॉर्मल रूल्स के अंगेस्ट जाने वाला कोई भी एक्ट हमारे लिए डिसिप्लिन का वायलेशन बन जाता है, और उस पर फिर जो औपचारिक नियम और कार्यप्रणाली है उसके अनुसार लोगों को दंडित दंडित भी किया जाता है। ये जितने भी नियम हैं, इन नियमों को हम टेक्निकल रूल्स और नॉर्म्स की संज्ञा दे सकते हैं। ये बड़े टेक्निकल हैं, इनको ना परिभाषित करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हीं शब्दों के आधार पर इसकी परिभाषा होती है। अगर आप कानून का कभी अध्ययन करें तो आपको पता लग जाएगा कि कानून का व्याख्या करते समय जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, वह शब्द ही उस कानून की अर्थ को हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम विभिन्न प्रकार के अर्थों को एक शब्द के लिए इस्तेमाल करें और उसके आधार पर कोई एक कंट्रोडिक्शन या कोई डायनामिज्म हमारे सामने आए। अगर ऐसा होता है तो फिर संशोधन की संभावनाएं हमारे सामने आ जाती है। एक प्रशासन तंत्र में सबको पता है फाइलिंग सिस्टम होता है, और उस फाइलिंग सिस्टम के अंदर जो भी हमारे निर्णय हैं, जो भी हमारे सुझाव हैं, उन सुझावों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और लिखित रूप में प्रस्तुत करते समय जो हमारे सुझाव हैं या जो हमारे निर्णय हैं, उन निर्णयों की पृष्ठभूमि में उन रूल्स को, जो फॉर्मल रूल्स हैं, उन फॉर्मल रूल्स को केंद्र में रखा जाता है कि इस नियम के आधार पर मेरा ये सुझाव है और इस नियम के आधार पर मैं ये निर्णय ले रहा हूं। तो डिसीजंस एंड रूल्स आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये फाइलिंग सिस्टम के अंदर होता है। ऑफिस की जो प्रॉपर्टी है, जो कार्यालय की संपत्ति है, वह अवैयक्तिक होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके ऊपर, उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, उन उत्पादन के साधनों पर या उन एसेट्स के ऊपर कोई ऑफिस, कोई प्रशासनिक पद अपने नियंत्रण का या अपनी ओनरशिप का दावा कर सके। ये संभव नहीं होता है। तो जितनी भी वहां पर प्रॉपर्टी है, वह प्रॉपर्टी इम्पर्सनल किस्म की होती है, और ये इम्पर्सनल किस्म की प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर के डायमेंशंस के साथ जोड़ सकते हैं कि भाई उनके ट्रांसफर भी होते रहते हैं, और उन ट्रांसफर्स में जब वो जाते हैं तो पीछे वो सारी संपत्ति जो होती है, वो नेक्स्ट जो अधिकारी आता है, वह अधिकारी उसका इस्तेमाल करता है। हमने पहले भी कह दिया कि ये स्पेशलाइज्ड जुरिस्डिक्शन है। प्रत्येक प्रशासन तंत्र का अपना एक निर्धारित कार्य क्षेत्र होता है, और प्रत्येक प्रशासन तंत्र का जो संगठन है, उस संगठन के अंदर प्रत्येक अधिकारी का भी अपना एक कार्य क्षेत्र होता है। उस कार्य क्षेत्र का वह उल्लंघन नहीं करता। तो जो भी अधिकारी हैं, जो भी ऑफिसेज हैं, वे ऑफिसेज एक निर्धारित कार्य क्षेत्र के अंदर काम करते हैं। उनके प्रशासनिक अधिकारियों की यानी ऑफिसर्स की अपनी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वह अपॉइंटमेंट के साथ जुड़ती है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट होते हैं, नियुक्ति की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रशासन तंत्र के अंदर इलेक्शन नहीं होता, वहां पर चुनाव नहीं होते हैं। हालांकि इन संभावनाओं को आप अनेक सारे राष्ट्र राज्यों के अंदर नकार नहीं सकते। संस्करण में गत्यात्मकता होती है, आप ऊपर चलते चले जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन अगर होता है या आपने कोई वायलेशन किया है तो डिमोशन और सस्पेंशन की संभावनाएं हो जाती हैं। इसकी निश्चित योग्यता होती है। उस योग्यता के साथ में अपॉइंटमेंट की एक पूरी प्रोसेस होती है। उसका अपना एक सैलरी स्ट्रक्चर होता है, उनकी अपनी एक करियर स्ट्रक्चर होता है। ये बताया जाता है कि आने वाले टाइम में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, संविदात्मक होते हैं। और संविदात्मक का मतलब है कि एक निश्चित अवधि तक, जैसे मान लीजिए अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक होने के कारण आप किसी राष्ट्र राज्य में एक निर्धारित आयु पर रिटायर होते हैं। भारतवर्ष के अंदर कहीं पर ये 60 वर्ष है, कहीं पर ये 65 वर्ष है, लेकिन उस पर आपका एक रिटायरमेंट हो जाता है, और उस रिटायरमेंट के बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। सेवानिवृत्ति से संबंधित अनेक प्रकार की सुविधाएं आपको प्रदान की जाती हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंसी का प्रतीक है। इनके अंदर कुशलता होती है, इनके अंदर कैलकुलेबिलिटी होती है, और कैलकुलेबिलिटी और एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी, इनके कारण यह प्रशासन तंत्र आधुनिक समाजों की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता बन जाता है। और ऐसा कहा जा सकता है कि आधुनिक समाज
बिना प्रशासन तंत्र की सक्रिय भूमिका के या तो कार्य नहीं कर सकते, और अगर ये सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो वह समाज अनेक स्तरों पर एनार्की का शिकार हो जाता है। परंतु ये जितने भी पक्ष हैं, इन पक्षों की अगर आप गहराई में जाएं तो आपको ये लगेगा कि प्रशासन तंत्र हमारे लिए सर्विलांस का काम करता है। ये सर्विलांस हमारे ऊपर भी है, निगरानी हमारे ऊपर भी होती है, और जो प्रशासन तंत्र के अंदर पाया जाने वाला सुपरविजन है, जो सीनियर है, वह सीनियर अपने जो अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी हैं, उन अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारियों का कहीं ना कहीं सर्विलांस स्ट्रक्चर के रूप में ऑब्जर्वेंस करते हैं। उन पर निगरानी रखी जाती है कि वे किस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं, क्या और क्या उस कार्यवाही में वे किसी ना किसी तरह के निर्णयों को या सुझावों को अन्य सामाजिक इकाइयों को जो प्रशासन तंत्र के बाहर है उनको कहीं लीक तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन इस रूप में काम करता है, और हम ये मानते हैं कि इन विशेषताओं के कारण वह टेक्निकली सुपीरियर हो जाता है संगठनों के अन्य स्वरूपों के साथ में। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट and most important technical superior organization if we make comparison with other forms of formal organizations। और मैक्स वेबर ने ये कहा कि जैसे मशीन आधारित प्रोडक्शन सुपीरियर होता है हैंडीक्राफ्ट मेथड के सामने, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न संगठनों के सामने प्रशासन तंत्र भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैक्स वेबर ने प्रशासन तंत्र के डाई फंक्शंस की भी चर्चा की, उनको बताया कि किस किस तरह की इसमें परेशानियां, किस तरह के इसके अपने नकारात्मक परिणाम भी निकल करके आते हैं। सबसे पहला नकारात्मक परिणाम इसका डीपर्सनलाइजेशन है। इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, इसलिए व्यक्तियों की समस्याओं को, जो कि उसकी अपनी निजी हैं और अनेक तरीके से प्रभावित कर रही हैं, उनको नहीं देखा जाता। और जो अत्यधिक रैशनलाइजेशन है, अत्यधिक जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, वह स्थितियां आगे चल करके कहीं ना कहीं पर उत्पन्न करती हैं एलियनेशन की प्रक्रिया को। तो अलगाव की प्रक्रिया इसके कारण उभर करके आती है। कैलकुलेबिलिटी ऑफ रिजल्ट इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है। ये सारा संदर्भ हमें मैक्स वेबर के चिंतन में देखने को मिलता है, और इसी के आधार पर आगे चल करके आपको लगेगा कि जो स्टैटिफिकेशन की थियरी है मैक्स वेबर की, वह भी कहीं ना कहीं इन्हीं सारी विशेषताओं को सम्मिलित करने की कोशिश करती है। हम अगली बार से प्रत्येक रविवार को कोशिश करेंगे कि हमारा ये नैरेटिव जारी रहे। अभी बीच में थोड़ा समय ज्यादा हो गया, वह अपरिहार्य कारणों से हुआ, लेकिन आगे ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। नमस्कार।